गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अश्विनी सिंह कुशवाहा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ASK स्टडी पर। हम लोग कर रहे हैं क्लास 10 का साइंस और साइंस का चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 की बात करें तो हम लोग 3 वीडियो पहले अपलोड कर चुके हैं, आप उसको जाके प्लेइंग लिस्ट से देख सकते हैं। आज जो हम लोगों का वीडियो नंबर 4 है उसमें हम लोगों को पढ़ना है धातुओं एवं अधातुओं के बीच अभिक्रिया। धातु और अधातु एक दूसरे के साथ अभिक्रिया कैसे करते हैं, आज ये चीज हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, सीखने से पहले की बात करें तो धातु क्या करते हैं। धातु का जो आप लोग परिभाषा पढ़े थे तो उस धातु की परिभाषा में आपको बताया गया था कि धातु कहते किसे हैं, मतलब वो सभी तत्व जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं और धन आयन बनाते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को त्याग करते हैं और धन आयन बनाते हैं, उन्हें हम लोग धातु कहते हैं। और सेम अगर परिभाषा की बात करें तो इसके ठीक विपरीत अधातुओं का डिफिनीशन हम लोग पढ़े थे। क्या पढ़े थे, वो सभी तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके ऋण आयन बनाते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं क्या, अधातु। ठीक है, आप लोगों ने कक्षा 9 में पढ़ा होगा कि प्रत्येक धातु हो या अधातु हो, वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, उन कणों को परमाणु कहा जाता है। ठीक है, और परमाणु की संरचना पढ़ी होगी। परमाणु के संरचना में आप लोग पढ़े होंगे कि परमाणु के बीच में नाभिक होता है और उसके बाहर कोष पाए जाते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं, उस नाभिक का चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, तो अगर किसी भी परमाणु की संरचना की बात करें तो उसमें जो कोष पाए जाते हैं, कोष को हम लोग नाम से जानते हैं K, L, M और N। ठीक है, अगर आवर्त सारणी की बात किया जाए तो एक दूसरे प्रकार से अगर उसको पढ़ा जाए तो उसमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो अक्रियाशील होते हैं, मतलब वो क्रिया किसी से जल्दी करते नहीं हैं, और कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो बहुत क्रियाशील होते हैं, वो बहुत तेजी से क्रिया करते हैं। तो यही क्रियाशीलता के हिसाब से देखें तो कुल मिला के आवर्त सारणी की बात की जाए तो आवर्त सारणी को 18 समूहों में बांटा गया है। ठीक है, और 18 समूह में से 18वां जो समूह है उसे हम लोग कहते हैं उत्कृष्ट गैसें। क्या कहते हैं, उत्कृष्ट गैसें। और उत्कृष्ट गैसों की बात की जाए ना तो इसका बाह्य कोश जो होता है वो पूर्ण रूप से भरा होता है, इसलिए ये किसी से क्रिया नहीं करता। बाह्य कोश पूर्ण रूप से भरा होता है, वो कैसे, अगर बात किया जाए कोषों का नाम जो हम बताए हैं कि पहला कोष K होता है, दूसरा L, फिर M और फिर N होता है, इस तरह से कोष होते हैं। तो पहले कोष में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में 8, तीसरे में 8, इस तरह से इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है। ठीक है, तो जिसका बाह्य कोष परिपूर्ण होता है वो किसी दूसरे तत्व या यौगिक से क्रिया नहीं करता। इतनी बातें क्लियर है। अच्छा, जब वो क्रिया नहीं करता एक दूसरे से तो होता क्या है कि ये अक्रियाशील धातुएं भी कहलाती हैं या नोवेल गैसें। लेकिन बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जैसे धातु है और अधातु हैं, इनके बाह्य कोष परिपूर्ण नहीं होते। ठीक है, बाह्य कोष परिपूर्ण नहीं होते मतलब पूर्ण रूप से भरे नहीं होते हैं। तो ये क्या करते हैं, जितने धातु हैं वो कुछ इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं जिससे इनके पीछे वाली कक्षा का इलेक्ट्रॉन क्या है, पीछे वाली कक्षा का पूर्ण रूप से भरा होता है इलेक्ट्रॉन, जिससे ये अक्रिय रूप में चले जाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि ये होता क्या है। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करें उत्कृष्ट गैसों की तो उत्कृष्ट गैस इसमें 3 लिखा गया है, हीलियम, नियान और आर्गन। इनका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग करें तो देखिए इसका परमाणु क्रमांक कितना है, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है, 2 है ना। और हीलियम का जब परमाणु क्रमांक 2 है तो ये क्या करता है कि इसके बस एक ही कोष होता है, उसमें कितना कोष होता है, एक कोष, और वो पूर्ण रूप से भर जाएगा, मतलब पहले कोष में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो इस तरह से बात करें तो K जो इसका कक्षक होता है पहला, वो पूर्ण रूप से भरा होता है, इसलिए ये दूसरे से क्रिया नहीं करता। अब इसकी बात करते हैं नियान की, तो पहले को कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ठीक है, कोष में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और पहले कोष में जब 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो इसके पास 8 बच जाते हैं, तो इसके अगले कोष में 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो L वाला है ये भी पूर्ण रूप से भरा हुआ है। ठीक है, अब देखिए
तीसरे तत्व का इसमें वर्गीकरण करते हैं, या आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इसका हो जाएगा 2, 8 और 8। ठीक है, मतलब कहें तो देखिए यहाँ पे ये एक बात कहते हैं ये कि देखिए हीलियम का बाह्य कोश पूर्ण रूप से भरा हुआ है, नियान का भी जो बाह्य कोश है वो भी पूर्ण रूप से भरा हुआ है, और आर्गन का जो बाह्य कोश है वो भी पूर्ण रूप से भरा हुआ है। इसलिए ये तत्व जो उत्कृष्ट गैसें होती हैं ये किसी से क्रिया नहीं करती। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग धातुओं की। यहाँ पे देखिए धातुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसके बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन पहले कोश में हो जाएंगे, दूसरे में क्या हो जाएंगे 8 हो जाएंगे, और तीसरे में क्या हो जाएगा 1 बचा ही, 2 8 10 और 1 बचा तो 1। ठीक है, इतनी बातें सबको क्लियर हो गई। अब देखो इसके बाह्य कोश में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी चाहता है कि हमारा बाह्य कोश पूर्ण रूप से भर जाए, और बाह्य कोश जब पूर्ण रूप से नहीं भरता है तो उसके लिए आगे बताएंगे कि क्या करना है। अब देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाए, 2 8 और ये हो जाएगा 2, इसका किया जाए 2 8 और ये हो जाएगा 3। ठीक है, इसका किया जाए 2 8 8 2 10 8 18 और 1 बचा तो 1 हो जाएगा n वाले में। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से अगर बात किया जाए तो देखिए जितने भी धातु हैं इनके बाह्य कोश में या तो 1 इलेक्ट्रॉन है, या 2 है, या 3 है, या 1 है, या 2 है, या 3 है। ठीक है, ये कह सकते हैं कि जितने भी धातु हैं उसके बाह्य कोश में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है कुछ अधिक होती है। ठीक है, कुछ अधिक का मतलब ये हो गया कि ये वाला इसके पीछे वाला कोश देखिए पूर्ण है और उसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन अधिक है तो वो अगले कोश में चला गया। इसमें भी इसी तरह से है, इसका पिछला कोश पूर्ण है और आगे वाला कोश में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जिसका देखिए इसका 3 पूर्ण है और आगे वाला कोश में सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन है। इस तरह से अब इसका देखिए अधातुओं की बात करें तो अधातुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम लोग करते हैं तो देखिए इसमें क्या होगा, ये हो जाएगा 2 और कितने बचे 7 में से 2 घट गए 5 बचे, तो दूसरे कोश में 5। अब इसमें देखिए इसके बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है। अब इसकी बात करते हैं, इसकी ऑक्सीजन की, तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 6 2 8। इसका करें तो 2 और 2 इसमें से घट जाएगा तो 7 बचेगा, तो ये हो गया 7। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 2 और 8 10 और फिर इसके अगले कोश में यम वाले में कितना चला जाएगा 5। ठीक है, अब देखिए इसका करते हैं 2 8 16 है तो यहाँ पे हो जाएगा 6। इसका करते हैं 2 8 और क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसके लिए हम लोग बात करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, इसके बाह्य कोश में सिर्फ 1 2 3 या 1 2 इस तरह के इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इनके अधातुओं की बात करें तो इनका देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। यानी कह सकते हैं कि इनमें जो संख्या है 4 से, अधातुओं में जो संख्या बाह्य कोश में होती है वो 4 से अधिक होती है। कितनी होती है 4 से अधिक होती है, और इसमें देखिए सब 4 से कम है। ठीक है, तो एक बात ये ध्यान देने वाली है कि 4 से बाह्य कोश में किसी भी तत्व के बाह्य कोश में अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से कम होती है तो वो इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति रखते हैं। ठीक है, और जिनके पास 4 से अधिक होती है संख्या तो वो क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का। जैसे देखिए एक चीज समझाते हैं, पहले उस पॉइंट को समझिए। मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं, ठीक है, एक ये हो गए और एक ये हो गए, मैडम जी हो गई, और एक क्या हो गए ये। ठीक है, ये 2 लोग हैं, एक के पास है 90 रुपए और एक के पास है 10 रुपए। ठीक है, एक के पास 90 रुपए है और एक के पास क्या है 10 रुपए। अगर ये दोनों व्यक्ति चाहे तो एक किताब इन दोनों को खरीदना है पढ़ने के लिए। ठीक है, तो क्या करते हैं कि किताब जो मिल रही है वो मिल रही है 100 रुपए की। ठीक है,
किताब जो आपको मिल रही है वो कितने की मिल रही है? 100 रुपए की मिल रही है। अब 100 रुपए की किताब जब मिल रही है तो ये बताइए कि ये बंदा इसको 10 रुपए देना ज्यादा प्रीफर करेगा कि ये 90 रुपए इसको दे दे, जबकि किताब दोनों को चाहिए। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसमें तो देखिए जिसका कम है वो देना ज्यादा प्रीफर करेगा, क्योंकि उसके पास 10 रुपए हैं, वो आसानी से चाहेगा कि इस व्यक्ति को दे दिया जाए, ये खरीद लेगा। लेकिन जिसके पास ज्यादा अमाउंट है वो दूसरों को देना क्या करेगा? कठिनाई। सेम टू सेम यहाँ पे होता है। ये क्या होता है? देखिए जितनी भी धातुएं हैं इनके बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? कम होती है। और जितने भी अधातुएं हैं इसके बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? अधिक होती है। ठीक है, तो क्या होता है कि ये जितने धातुएं हैं अपने बाह्य कोश में जो कम इलेक्ट्रॉन है वो दे देते हैं किसको? अधातुओं को। अधातुओं के देने के बाद ये एक दूसरे से क्रिया कर लेते हैं और क्रिया करने के बाद एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। ठीक है, अब इस बात को यहां पे समझते हैं कि ये होता कैसे है। देखिए यहां पे जैसे कोई एक हम लोग धातु लेते हैं, धातु जैसे सोडियम हम लोग ले लिए, यहां पे देखिएगा ये है सोडियम, Na, ये है सोडियम। अब सोडियम की बात किया जाए तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए क्या होता है? 2 होता है, 8 होता है और 1 होता है। ठीक है, तो ये अपना अष्टक पूरा करना तो चाहता है, लेकिन इसके बाह्य कोश में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। कोई इसको 7 इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता कि इसका अष्टक पूरा हो जाए, मतलब बाह्य कोश पूर्ण रूप से भर जाए। तो ये क्या करता है कि अपने ही एक मित्र को मारता है एकला, तो यहां से बाहर निकाल देता है। ठीक है, कहता है कि तू ही निकल जा। फिर देखिए अगर ये इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकल गया जो 1 है, तो इसके पिछले वाले कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? है ना? इसका मतलब सोडियम का क्या हो जाएगा? बाह्य कोश परिपूर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या करता है, ये अपने 1 इलेक्ट्रॉन को मारता है और अपने यहां से भगा देता है। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन को मारता है और फिर यहां से भगा देता है, जिससे उसका क्या हो जाता है? देखिए यहां पे ये हो गया सोडियम, 1 इलेक्ट्रॉन को निकाला तो इसके पास जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बचा 2 और 8, 1 इलेक्ट्रॉन निकले तो इस पे आ जाता है 1 प्लस चार्ज और प्लस 1 इलेक्ट्रॉन इससे क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। समझ में आ गया? अब उसी तरह से इसके एक तत्व को हम लोग ले लेते हैं, जैसे क्लोरीन है। ठीक है, या क्लोरीन को ले लिया जाए या फ्लोरीन को ले लीजिए, इन दोनों में से ऐसे तत्वों का चुनाव करते हैं हम लोग कि जो उतने ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सके जो उतना जितना वो देना चाहता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहां पे क्या? Cl को चुनते हैं। अब जब Cl को चुनेंगे तो Cl का देखिएगा यहां पे ये है Cl, क्लोरीन। अब इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो 2, 8 और 7, ये हो गया 2, 8 और 7। ठीक है, 2, 8 और 7। अब इसको अपने बाह्य कोश को पूर्ण रूप से भरने के लिए या तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए तो ये पूर्ण रूप से भर जाएगा। समझ में आ रहा है? और या ये 7 इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकल जाए तब इसका ये वाला बाह्य कोश पूर्ण रूप से भर जाएगा। तो 7 इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए उसको बहुत सारी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, जिसे वो निकालना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारी ऊर्जा जब इसको दी जाएगी तब ये 7 इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल पाएगा। तो वायुमंडल में सामान्य रूप से उसको वो उतनी ऊर्जा प्राप्त नहीं हो पाती है। तो ये क्या करता है कि इस सोडियम द्वारा त्यागे गए 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। देखिए यहां से ये जो 1 इलेक्ट्रॉन को इसने ग्रहण किया और बनाया क्या? ये हो गया Cl। ठीक है, इसके बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी? 7 है। अब क्या हो जाएगा? इस पे 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो 1 माइनस आ गया और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 माइनस आने का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इस पे बढ़ गया और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2, 8 और 8। मतलब इसका बाह्य कोश क्या हो गया? परिपूर्ण हो गया। अब देखिए ये तो आप लोगों को समझाने के लिए बताए थे, वास्तव में ये क्रिया होती कैसे है। यहां पे देखिए ये है सोडियम, और प्लस ये हो गया क्लोरीन। ठीक है ना? अब क्या होता है, एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सोडियम के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1,
तो ये रहा 1 इलेक्ट्रॉन। और क्लोरीन के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात करें तो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो है कितने, 7 हैं। तो देखो 1 इलेक्ट्रॉन, 2, 3, 4, 5, 6 और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ है 7। अब क्या करता है कि इसके पीछे वाले कोश में देखिए 8 इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये अपने 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ मार के भगाता है। तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन निकलता है और कहाँ चला जाता है, Cl के पास चला जाता है। तो देखिए क्या बनेगा आगे, तो यहाँ पे हो गया N और इस पे कौन सा चार्ज आ गया, प्लस। और Cl पे देखिए ये हो गया Cl और Cl के पास पहले से कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 है। तो ये हो गया 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 और 1 इलेक्ट्रॉन इस सोडियम का दिया हुआ, ये हो गया 8। ठीक है, तो देखते हैं कैसे हुआ। यहाँ पे देखिए सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया और क्लोरीन उसको ग्रहण करके अपना अष्टक पूरा कर लेता है और इस पे कौन सा चार्ज आ जाता है, माइनस चार्ज आता है, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, देखिए Na पर प्लस चार्ज हो गया और Cl पर माइनस। अब प्लस और माइनस के बीच क्या लगता है, आकर्षण बल लगता है, इसलिए ये क्या बना लेते हैं, NaCl का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब आगे देखते हैं, एक इसी तरह का एक और उदाहरण देते हैं, उसके बाद आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए देखिए अब यहां से हम लोग ले लेते हैं मैग्नीशियम को, ठीक है, और यहां से ले लेते हैं ऑक्सीजन को। तो देखिए मैग्नीशियम Mg, Mg, इसके बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी, 2 है। अगर देखिए उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 2, 8 और 2, और ये क्या करता है कि इसको कोई 6 इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता कि बाहर वाला कोश पूर्ण रूप से भर जाए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है। तो ये हो गया Mg और यहाँ पे हो गया 2 और 8 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को इसने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। उसी तरह से अब ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन देखिए क्या करता है, ये है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6 है, 2 और 6। ठीक है, अब ये क्या करता है कि इसके द्वारा त्यागे गए 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और ग्रहण करके क्या बना लेता है, O। इसका 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके तो 6, 2, 8 हो गया और इस पे 2 माइनस चार्ज आ जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस पे देखिए, इस पे Mg पे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा है तो इस पे 2 प्लस चार्ज आएगा। अब 2 प्लस चार्ज और 2 माइनस चार्ज के बीच बहुत ज्यादा आकर्षण बल लगता है, जिससे ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। अब कैसे करते हैं उस चीज को दिखा रहे हैं। देखिए ये है Mg, Mg के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, तो ये हो गया 1 और 1 हो गया 2। ठीक है, अब ये क्रिया करते हैं किससे अब ये क्रिया करते हैं किससे, ऑक्सीजन से। ये हो गया ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी, 6। अब ये क्या करता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, तो इसको देगा तो क्या बनाएगा, देखिए Mg। अब यहां पे आ गया क्या, O आ गया। O आ गया तो इसके पास पहले से कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6 इलेक्ट्रॉन थे और 6, और Mg अपना 2 इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है, इसको दे देता है। तो इसका हो गया 8। आइए बना क्या लेते हैं, MgO। ठीक है, जिससे इस पे क्या आ जाता है, 2 प्लस चार्ज और इस पे आ जाता है 2 माइनस। ये एक दूसरे से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मान लीजिए कोई असमान अगर क्रिया करे तब, ठीक है, देखिए कैसे, इसको मिटाते हैं। देखिए बात करते हैं Mg की ही क्रिया हम लोग करा देते हैं Cl से। ठीक है, Mg इसके बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा और 2 प्लस चार्ज इस पे आ जाएगा। ठीक है,
इतनी बातें क्लियर। अब क्या होता है कि Cl की बात करें तो यहां पे देखो Cl है, Cl को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो यहां पे हम लोग Cl की संख्या 2 ले लेते हैं। इसलिए 2 लेते हैं कि दोनों Cl एक एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेंगे। इससे 2 इलेक्ट्रॉन को ये लेता है और क्या बना लेता है, 2Cl पर माइनस, एक Cl पर एक माइनस तो 2Cl पर 2 माइनस। अब देखो इसकी अभिक्रिया दिखाते हैं कैसे होगा। ये देखिए यहाँ पे है ये Mg, इसके पास है ये 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये हो गया Cl और एक हो गया Cl, 2 Cl, ठीक है। दोनों के बाह्य कोश में बात किया जाए तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 और एक और 7। उसी तरह से इसका 1 2 3 4 5 6 और एक 7। अब देखो क्या करता है यहाँ से, ये ना Mg अपना एक इलेक्ट्रॉन इस Cl को दे देता है या एक इलेक्ट्रॉन इस Cl को, तो ये दोनों क्रिया करते हैं तो क्या हो जाता है, ये हो गया Mg और इस पे हो गया 2+ और 2 इलेक्ट्रॉन इससे निकल गए, यहाँ पे हो गया Cl। अब Cl के पास देखो एक इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे लगा लेते हैं 2 और इसने एक इलेक्ट्रॉन उसको दिया है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन उसको दिया है तो ये रहा इसका एक इलेक्ट्रॉन Mg का। यहाँ पे 2 लिखने का मतलब कि 2Cl है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी है, 2 है। तब ये बना लेता है क्या, MgCl2, ठीक है। इस तरह से ये अभिक्रिया समाप्त होती है। तो हम लोग बात करें आज जो हम लोग पढ़े थे धातुओं एवं अधातुओं के बीच अभिक्रिया कैसे होती है, तो ये आप लोग अच्छी तरह से सीख गए होंगे। अगर सीखने में कठिनाई होती तो एक बार पुनः रिपीट से इस वीडियो को देखिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट करें, पुनः इसको समझाया जाएगा, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।